हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। आज हम लोग सप्लाई एंड सप्लाई फंक्शन, पूर्ति और पूर्ति फलन को समझेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप न्यू होंगे इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। हम लोग सबसे पहले स्टॉक और सप्लाई के बीच अंतर को समझेंगे। स्टॉक वस्तु का वो मात्रा होता है जो एक किसी विशेष समय में बाजार में जो सेलर होता है यानी बेचने वाला जो होता है उसके पास मौजूद होता है। जब उसका ज़रूरत होगा सामान को बेचने का तो वो अपने गोडाउन से निकाल करके फिर वो सामान को बेच देगा। लेकिन पूर्ति पूर्ति वो मात्रा होता है जो किसी एक विशेष समय में और एक विशेष कीमत में जब बेचने को तैयार हो जाए विक्रेता तो उसे हम लोग पूर्ति कहेंगे। आगे दो छोटा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के नाम से पता चल रहा होगा, इनपुट में इन है और आउटपुट में आउट। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि यहाँ समोसा है तो समोसा हमारा समझिए कि आउटपुट है। तो समोसा बनाने में जो जो सामान हमें ज़रूरत में लगा होगा वो हमारे लिए इनपुट हो जाएगा। तो समोसा बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मैदा लगा होगा, उसके बाद फिर आलू, फिर मसाला, फिर नमक और तेल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा इनपुट का ज़रूरत हुआ होगा, लेकिन जो बेसिक इनपुट है ये सारा है। तो कोई भी एक सामान को बनाने के लिए जो सामान का हमें ज़रूरत लगता है उसे हम लोग इनपुट बोलते हैं और इनपुट की मदद से जो सामान बन के तैयार होता है उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। इनपुट वे हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इनपुट वो हो जाएगा जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है और जो वस्तु बन के तैयार होता है उन इनपुट का मदद से तो उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। इनपुट भी दो तरह का होता है, पहला प्राइमरी इनपुट यानी प्राथमिक इनपुट और सहायक इनपुट। प्राथमिक इनपुट यानी कि मेन इनपुट, जो मेन सामान हमें ज़रूरत पड़ता है। तो कोई भी सामान का उत्पादन करने के लिए ये चार चीज़ों का ज़रूरत हमें होता है, जो है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तो ये हमारे प्राथमिक इनपुट कहलाएंगे और सहायक इनपुट में ये सारे इनपुट को छोड़ करके जो भी इनपुट का ज़रूरत लगेगा वो सहायक इनपुट होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक इनपुट के अलावा, जैसे ईंधन, बिजली। तो प्राथमिक इनपुट के अलावा जो भी वस्तु का हमें ज़रूरत लगेगा उत्पादन प्रक्रिया में उसको हम लोग सहायक इनपुट कहेंगे। अब वो सारा कॉन्सेप्ट्स की मदद से अब हम लोग सप्लाई फंक्शन यानी पूर्ति फलन को समझेंगे। तो पूर्ति फलन से पहले हम लोग मांग फलन को समझ चुके हैं। तो पूर्ति फलन और मांग फलन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा का अंतर होता है। तो पूर्ति फलन में वस्तु का पूर्ति और वस्तु का पूर्ति को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक होते हैं यानी जितने भी कारक होते हैं उन लोग दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध होता है। उसी फलनात्मक संबंध को हम लोग पूर्ति फलन कहते हैं। यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, वस्तु की पूर्ति और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। यानी जो भी वस्तु है उसका पूर्ति और वो वस्तु का पूर्ति जिस जिस कारकों के कारण प्रभावित होता है उन लोग दोनों के बीच में एक फलनात्मक संबंध हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसी संबंध को हम लोग पूर्ति फलन कहेंगे। इसको हम लोग यहाँ डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा हुआ है एस एक्स बराबर एफ ब्रैकेट पी एक्स पी ओ एफ पी टी पी सी एक्स जी टी एस एम और एन। ये सारे का मतलब है, एस एक्स का मतलब होता है एक्स वस्तु की पूर्ति, एफ मतलब होता है निर्भर करता है, यानी एक्स वस्तु का पूर्ति निर्भर करता है एक्स वस्तु की कीमत के ऊपर। पी एक्स का मतलब हो गया एक्स वस्तु की कीमत। अगर आप खुद को इमेजिन कीजिएगा कि आप अगर एक सेलर है, विक्रेता है, तो अगर कीमत बढ़ता है तो आप चाहेंगे इस बढ़ा हुआ कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करने का, और इसका विपरीत जब कीमत कम हो जाता है तब आप भी चाहेंगे कि वस्तु का पूर्ति भी हम कम कर दें ताकि आपको नुकसान ना हो। तो यहाँ देख रहे होंगे वस्तु का पूर्ति प्रभावित हो गया वस्तु का कीमत के कारण। तो ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एक्स वस्तु का पूर्ति निर्भर करता है एक्स वस्तु की कीमत पर। आगे है पीओ। पीओ मतलब हो गया अन्य वस्तुओं की कीमत, एफपी कारकों की कीमत, उत्पादन की लागत, टी मतलब हो गया प्रौद्योगिकी की स्थिति यानी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी,
PCX मतलब भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। G बराबर निर्माता का लक्ष्य। T इक्वल्स टू टैक्सेस एंड सब्सिडीज, कर और सब्सिडी। M इक्वल्स टू परिवहन के साधन। N बराबर नंबर ऑफ फर्म्स, फर्मों की संख्या। तो यहाँ पे वस्तु X का पूर्ति इन सारे कारकों के कारण प्रभावित हो जाएगा। कैसे प्रभावित होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इसको हम लोग दूसरा शब्द में बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई फॉर अ कमोडिटी, पूर्ति के निर्धारक तत्व या घटक, या इसको आप कारक भी बोल सकते हैं। तो दो तरह का होता है, पहला है व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा है बाजार की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत पूर्ति में हम लोग देखेंगे कि वैसा चीज जिससे एक व्यक्ति का पूर्ति प्रभावित हो जाता है, और बाजार की पूर्ति में हम लोग देखेंगे कि वो कारक जिससे पूरा का पूरा बाजार प्रभावित हो जाता है। तो ए नंबर में है व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। इसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु की मात्रा पूर्ति और उसकी कीमत के बीच सीधा संबंध है। निर्माता अधिक कीमत पर अधिक और कम कीमत पर कम पूर्ति करता है। इसको बाय एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक दुकानदार है जो अपना सामान को बेच रहा है। अगर इसका सामान का कीमत बढ़ जाता है तो ये चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करना, तो अपना ये पूर्ति को भी बढ़ा देगा। लेकिन इसका विपरीत, जब इसका सामान का कीमत कम हो जाएगा तो ये चाहेगा कम से कम पूर्ति करना, तो ये अपना पूर्ति को कम कर देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब कीमत बढ़ रहा है तो पूर्ति भी बढ़ रहा है, और जब कीमत कम हो रहा है तो पूर्ति भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे वस्तु का कीमत और वस्तु का पूर्ति के बीच में सीधा संबंध है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कारकों की कीमत, उत्पादन की लागत। उत्पादन की लागत का मतलब होता है कोई भी सामान को जब हम लोग बनाते हैं तो खर्च जो बैठता है उसी को हम लोग उत्पादन लागत कहते हैं। तो उत्पादन की लागत और किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध है। यदि उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो उत्पादक एक निश्चित कीमत पर कम आपूर्ति करेगा, और इसके विपरीत, यानी जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत कम हो जाएगा। अगर आप खुद समझिए, अगर आपको कोई सामान को बनाने में उत्पादन लागत कम लग रहा है तो आप ज़्यादा सामान बनाएंगे, और जब ज़्यादा सामान बनाएंगे तो आप चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करना। तो जब उत्पादन लागत हमें कम लगता है तो हम लोग पूर्ति ज़्यादा करते हैं, और जब हमें उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा लगता है, किसी सामान को बनाने में हमें खर्च बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम लोग कम सामान बना पाते हैं, जिसके कारण हम लोग पूर्ति कम करते हैं। तो यहाँ पे उत्पादन का लागत और वस्तु का पूर्ति के बीच में दोनों एरो को आप देखिएगा तो दोनों एरो से पता चल रहा है कि वस्तु का उत्पादन लागत और वस्तु का पूर्ति के बीच में विपरीत संबंध होता है। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे ऊपर में एक शर्ट को बनाने में उत्पादन लागत बताया जा रहा है कि किन किन चीज़ों में हमें खर्च बैठ रहा है। तो एक शर्ट को बनाने के लिए हम लोगों को कपड़ा खरीदना होगा, तो कपड़ा 100 रुपये का है। लेबर को पैसा देना होगा, तो एक शर्ट बनाने के लिए लेबर को 200 रुपया दिया जा रहा है। बिजली 50 रुपया और परिवहन पे 100 रुपया खर्च किया जा रहा है। तो टोटल अगर हम देखें तो उत्पादन लागत हमें 450 रुपया लग रहा है, और अगर हम 50 रुपया प्रॉफिट इसमें जोड़ दे तो एक शर्ट का कीमत 500 रुपया होगा। लेकिन अगर उत्पादन लागत अब बढ़ जाए, एक शर्ट को बनाने के लिए सारा जितना सामान है उसका दाम जब बढ़ जाए, अगर कपड़ा 200 रुपया का, लेबर 500 रुपया, बिजली 100 और परिवहन अगर 200 रुपया लेगा, तो उत्पादन लागत हमें 1000 रुपया लगेगा। लेकिन हमारा शर्ट का कीमत तो अभी भी 500 रुपया है, तो हम लोगों को यहाँ पे लॉस होगा 500 रुपया का। तो अब जब आप देख रहे हैं कि आपको लॉस हो रहा है 500 रुपया का, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपना सामान का दाम बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप मार्केट में अचानक से जो शर्ट 500 रुपया का मिल रहा है उसका दुगना दाम में बेचेंगे, तो ऐसे भी लोग खरीदेगा नहीं, क्योंकि उपभोक्ता का ये व्यवहार होता है कि अगर कीमत बढ़ रहा है तो वो डिमांड कम करते हैं। तो अगर आप कीमत बढ़ा देंगे तो उपभोक्ता डिमांड कम करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब उत्पादन लागत हमारा बढ़ जाता है तो हम लोग अपना पूर्ति को कम कर देंगे और वेट करेंगे कि जब हमारा उत्पादन लागत कम हो जाएगा तब हम उस समय अपना पूर्ति को बढ़ा देंगे। तो उत्पादन लागत और वस्तु का पूर्ति के बीच में विपरीत संबंध होता है।
नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की स्थिति। यहाँ पे टेक्नोलॉजी और वस्तु का पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। अगर आप पुराना टेक्नोलॉजी को रखेंगे जिससे आपका सामान जल्दी नहीं बन पाता है और ज़्यादा नहीं बन पाता है, तो आप पूर्ति उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे तो आप सामान ज़्यादा बना पाएंगे, जिसके कारण आप पूर्ति ज़्यादा कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी और वस्तु का पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। आगे है गोल ऑफ प्रोड्यूसर, निर्माता का लक्ष्य। निर्माता का दो तरह का लक्ष्य होता है, पहला तो अधिक से अधिक लाभ कमाना और दूसरा सेवा करना। तो जब कोई उत्पादक का मकसद अधिक से अधिक लाभ कमाना होगा तो वो अधिक कीमत पर ही ज़्यादा बिक्री करेगा, और इसका विपरीत, यानी जब कोई उत्पादक का मकसद लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो सप्लाई कब बढ़ाएगा? जब सामान का कीमत बढ़ेगा। और इसका उल्टा, वो जब सामान का कीमत कम हो जाएगा तो वो सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि उसका मेन मकसद जो है वो लाभ कमाना है। लेकिन कुछ ऐसे निर्माता भी होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करना है। जैसे अगर आप शाम के समय में सब्जी लेने चले जाएंगे, जिन लोगों का सब्जी खराब हो रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, शाम के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कम कीमत पर भी उनका जो सामान है वो बिक जाए। तो यहाँ पर है, यदि उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना है या फिर सेवा देने का है, तो निर्माता कम कीमत पर भी अधिक बिक्री करेगा। तो यहाँ पे वो वस्तु का कीमत को नहीं देखेगा, वो यहाँ पे देखेगा कि उसका सामान को जल्दी से जल्दी खत्म करना है बेच करके। तो इस समय वो कम कीमत पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जब लाभ कमाना उद्देश्य था तो वस्तु का कीमत और वस्तु का मात्रा पूर्ति के बीच में सीधा संबंध था। लेकिन जब उद्देश्य हो जाता है कि अधिक से अधिक सामान को बेचना, तो यहाँ पे वस्तु का कीमत और वस्तु का मात्रा पूर्ति के बीच में विपरीत संबंध होता है। फिफ्थ नंबर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, भविष्य में कीमत की उम्मीद। यहाँ पे वस्तु का कीमत और मात्रा पूर्ति के बीच में विपरीत संबंध होता है। कीमत और मात्रा पूर्ति के भविष्य की अपेक्षा के बीच एक विपरीत संबंध है। यदि उत्पादकों को भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद है तो वे वर्तमान में आपूर्ति कम कर देते हैं, और इसके विपरीत, जब उत्पादक को ऐसा पता चलता है कि भविष्य में वस्तु का कीमत बढ़ने वाला है, वो देख रहे हैं कि भविष्य में कीमत बढ़ जाएगा, तो वर्तमान में वो पूर्ति को कम कर देते हैं। और इसका विपरीत, जब उन्हें पता चलता है कि भविष्य में कीमत वस्तु का कम हो जाएगा, तो वो अभी वो वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेच देंगे ताकि उन्हें नुकसान ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वस्तु का भविष्य में अगर कीमत बढ़ने का या घटने का उम्मीद होता है, तो उसके कारण वस्तु का पूर्ति प्रभावित हो जाता है और दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। सिक्स नंबर है अन्य वस्तुओं की कीमत। हम लोग इससे पहले डिमांड चैप्टर में अन्य वस्तुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखे थे कि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं क्या होता है। तो एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं कि स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पे काम करता है, और पूरक वस्तु वो वस्तु होता है जो दो वस्तु एक साथ मिल करके काम करता है, जैसे कि स्कूटी और पेट्रोल। तो स्थानापन्न वस्तुएं के केस में अगर अन्य वस्तुओं का कीमत में वृद्धि होता है तो विशेष वस्तु का पूर्ति में भी वृद्धि होगा, और इसका विपरीत। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर कोका कोला का कीमत बढ़ जाता है, मान लीजिए कि इसका कीमत पहले 30 रुपया था, अब 40 रुपया हो गया। पेप्सी का भी कीमत अभी 30 रुपया है। तो जब कोका कोला का कीमत बढ़ गया है तो लोग इसका डिमांड अब कम करेंगे, क्योंकि दोनों स्थानापन्न वस्तु है। पेप्सी 30 रुपया में मिल रहा है तो लोग अब पेप्सी को खरीदेंगे। अब जब लोग पेप्सी को ज़्यादा खरीदेंगे तो आप ही क्या करेंगे, पेप्सी का पूर्ति को बढ़ा देंगे ताकि लोगों का मांग को पूरा कर सके। और इसके विपरीत भी होगा कि अगर कोका कोला का कीमत 30 रुपया से 20 रुपया हो जाए, पेप्सी अभी भी 30 रुपया रहेगा, तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी को पीना छोड़ देंगे। अब लोग कोका कोला को पियेंगे, क्योंकि कोका कोला का जो कीमत है वो 20 रुपया हो गया है। तो कोका कोला का कीमत में जब गिरावट आता है तो लोग अब कोका कोला को पी रहे हैं, जिसके कारण पेप्सी का भी मांग जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण पूर्ति कम हो जाएगा। तो यहाँ पे है, जब कोई अन्य वस्तु का कीमत में वृद्धि होगा तो विशेष वस्तु का पूर्ति में भी वृद्धि होगा, और इसका विपरीत, जब अन्य वस्तु का कीमत में कमी आएगा तो विशेष वस्तु का पूर्ति में भी कमी आएगा। तो दोनों का एरो देख करके पता चल रहा होगा
कि अन्य वस्तु का कीमत और विशेष वस्तु का पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं के केस में अगर एक वस्तु का कीमत में वृद्धि होगा तो विशेष वस्तु का पूर्ति में भी वृद्धि होगा, और इसका विपरीत। जब स्कूटी का कीमत में वृद्धि हो जाएगा तो जो निर्माता होंगे वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटी का पूर्ति करें। अब ज़्यादा वो स्कूटी का पूर्ति कर रहे हैं तो हर स्कूटी में पेट्रोल तो लगेगा ही, तो पेट्रोल का यहाँ पे पूर्ति बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों वस्तु का केस में सीधा संबंध होता है। यहाँ तक था कि वो कारक जिससे एक व्यक्ति का मांग प्रभावित होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बाजार की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे सबसे पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ में सबसे पहला है कर यानी टैक्सेस। जब सरकार किसी भी सामान में टैक्स ज़्यादा लगाएगी, टैक्स को बढ़ा देगी, तो हमारा उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगा, और जब उत्पादन लागत बढ़ेगा तो हम लोगों को पूर्ति को कम करना पड़ेगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि जब टैक्स बढ़ेगा तो हम लोग पूर्ति को कम कर देंगे, और जब टैक्स कम हो जाएगा यानी उत्पादन लागत अभी हम लोग को कम लगेगा तो फिर हम लोग पूर्ति को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि कर और वस्तु का पूर्ति के बीच में विपरीत संबंध होगा। नेक्स्ट है सब्सिडी। सब्सिडी मतलब अनुदान होता है जो सरकार हम लोगों को देती है। तो सब्सिडी लागत को कम करती है और इसलिए दी गई कीमतों पर पूर्ति बढ़ती है, और इसके विपरीत। तो जब सरकार हम लोगों को सब्सिडीज देगी, ज़्यादा देगी जब, तो हम लोग पूर्ति ज़्यादा कर पाएंगे। क्योंकि सरकार हम लोगों को सब्सिडी दे रही है तो उत्पादन लागत हमें कम लग रहा है। जब उत्पादन लागत कम लगेगा तो हम लोग सप्लाई को यानी पूर्ति को बढ़ा देंगे, और इसका विपरीत भी होगा जब सरकार हम लोगों को कम सब्सिडी देगी। जब कम सब्सिडी दे रही है तो हम लोगों को उत्पादन लागत ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण हम लोग पूर्ति को कम कर देंगे। तो यहाँ पे सब्सिडी और वस्तु का पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। सेकंड नंबर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के साधन। जब परिवहन का साधन हमारा पुराना था तो हम लोग ज़्यादा सामान को पूर्ति नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सामान को अपना फैक्ट्री से बाजार तक नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन जब परिवहन का साधन में सुधार आया है तो अब हम लोग ज़्यादा सामान का पूर्ति कर पाते हैं। थर्ड है फर्मों की संख्या। जब बाजार में फर्म का संख्या ज़्यादा होगा तो हम लोग ज़्यादा पूर्ति कर पाएंगे, और दूसरा जब बाजार में फर्म का संख्या कम होगा तो हम लोग कम पूर्ति कर पाएंगे। तो दोनों के बीच में यहाँ पे सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हम लोगों का टॉपिक पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था स्लोप ऑफ बजट लाइन इज, बजट रेखा का ढाल पी वाई डिवाइडेड बाई पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स ने इसका सही आंसर दिया, लेकिन सबसे पहले विनय कुमार के द्वारा सही आंसर आया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन विनय। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। किसी वस्तु की मात्रा पूर्ति और उसकी कीमत के बीच डैश संबंध है, डायरेक्ट, इनवर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सीधा, विपरीत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।